उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और कार्यभार संभालने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के लिए केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम धामी ने मुलाकात की है। उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का अनुरोध किया गया है। 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का अनुरोध किया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है दोनों के बीच में। खबर चमोली जिले से है, जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण बुटोला को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इंडिया गठबंधन के दलों ने भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह चुनाव बद्रीनाथ की देवतुल्य जनता पर थोपा गया चुनाव है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। ये उनके घर का नहीं बल्कि जनता के टैक्स का पैसा है। उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। चमोली से खबर आपको बताई है, जहां पर बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव की जंग अब लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और उसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस सीट पर उपचुनाव की जंग अब लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण बुटोला को समर्थन किया गया है यहाँ पर, जहां बीजेपी और कांग्रेस में इस सीट को लेकर अब कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये चुनाव हमारे ऊपर थोपा गया है बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की, और जनता इसका बहुत बड़ा जवाब देने वाली है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है, मंगलौर का जो चुनाव है वहाँ डेथ होगी कैंडिडेट की, वो तो होना है। लेकिन यहाँ आप जो है रात तक आप जो है कांग्रेस की मीटिंग में, दूसरे दिन सुबह आप भाजपा में शामिल हो करके यहाँ से त्याग पत्र देते थे। ये क्या है? जनता ने आपको जो है 5 साल के लिए विधायक चुना था, आपने हम जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया। आप लोग तो जानते हैं अभी आम चुनाव का परिणाम आया है और इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस है, लगभग बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है और हमारा इंडिया गठबंधन लगभग बराबर है। अगर आप वोट पे देखेंगे तो लगभग बराबर मत दूर पर है। मैं इस विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो लगातार हर चुनाव परिणाम के बारे में जानते हैं। इंडिया गठबंधन में हमारी बहुत सारी पार्टियां इस समय कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं। सीपीआई से सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, आम आदमी पार्टी और तमाम जो दूसरे छोटे दल भी हैं, क्षेत्रीय दल, वे सारे लोग इस समय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। भाजपा प्रत्याशी ने जनता के जनादेश का तिरस्कार करके, अपमान करके और लोकतंत्र की हत्या करके इस उपचुनाव को बद्रीनाथ विधानसभा की जनता के ऊपर थोपा है। और इस उपचुनाव में जितने भी पैसे का अपव्यय होगा वो सब जनता की हित से जाएगा। ये थोपा हुआ उपचुनाव है, जनता सब जानती है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल एवं पंजीकृत मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है। जिला कार्यालय सभागार में यह बैठक हुई। अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। चुनाव कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई है, क्योंकि देखिए आपको बताएं, उपचुनाव होने हैं उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उनको लेकर लगातार जो है वो तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हिमालय में विराजमान 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में इस वर्ष रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया है। 10 मई को इस वर्ष बाबा के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले थे। यात्रा के शुरुआती दौर में रिकॉर्ड श्रद्धालु के श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। आपको बता दें कि अभी तक 48 दिनों की यात्रा में 9,84,000 के करीब तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। वहीं मानसून को देखते हुए 22 जून से 6 हेली सेवाओं ने अपनी उड़ानें भी बंद कर दी है। इन दिनों केदार घाटी में बारिश जारी है और इससे तीर्थयात्रियों की संख्या में भी भारी गिरावट होने लगी है। 6 से 7 हजार श्रद्धालु ही दर्शन को पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ इस बार देखने को मिली। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। 10 मई को कपाट खुले थे। 48 दिन हुए हैं और 48 दिनों में 9 लाख से ज्यादा भक्तों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। श्री केदार
भगवान श्री केदार धाम के लाइव दर्शन प्रभु देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से हुई चैन लूट की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बसंती देवी के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों द्वारा झपटा मारकर चैन लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग महिला के साथ हुई चैन लूट की घटना को गंभीरता से देखते हुए देहरादून एसएसपी के द्वारा घटना के अनावरण को लेकर 4 अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सूचना के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि घटना को अंजाम देने वाला जल संस्थान का लैब असिस्टेंट निकला और चैन स्नेचर सह अभियुक्त के साथ दून पुलिस ने सहारनपुर गिरफ्तार किया। चैन लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बताएं देहरादून पुलिस ने आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में भी लगातार जुटी हुई है। बुजुर्ग महिला से चेन लूट कर आरोपी फरार हो गया था और उसी को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन लूट की इस पूरी घटना का खुलासा किया है और लगातार आगे की कार्रवाई भी जारी है। बुजुर्ग महिला से इस चेन लूटी गई थी और उसके बाद फरार हो गए थे। 23 तारीख की घटना थी नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में। ये 23 तारीख की घटना थी थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में। एक वृद्ध महिला है तकरीबन 85 वर्ष की। तो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:30 या 6 बजे के बीच में उनके साथ जो है एक चैनी संजी की घटना कारित की गई थी और उसमें तत्काल हमारे द्वारा जो है उनके पुत्र की ओर से एक एफआईआर दर्ज की गई थी। वो भी लूट में 392 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की गई थी और विभिन्न टीमों के द्वारा मेरे द्वारा उसमें एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में वर्कआउट करने के लिए लगा दिया गया था। इसका जब फुटेज वगैरह है और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, मोटरसाइकिल का भी हमारे द्वारा ट्रैक किया गया, तो पता ये चला कि इस घटना में जो है कुछ सहारनपुर के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत हमारी टीमों के द्वारा जो है सहारनपुर में डेरा डाला गया और जब तहकीकात की गई, पता करते करते हम लोग वहाँ पहुँचे। उत्तराखंड के जसपुर में बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों को फायदा है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो अन्नदाता के चेहरे भी खिल उठे हैं। जगह जगह किसान धान की बुआई कर रहे हैं और अब फसल की अच्छी पैदावार होने की भी उम्मीद है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो किसान है वो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अब हल्की हल्की बारिश जसपुर में देखने को मिल रही है और किसान कहीं ना कहीं फसलों की बुआई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में रुक रुक कर जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकती है फसलों के लिए और इसी को देखते हुए जो किसान है वो कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगा रहे हैं कि जो फसल है वो अच्छी हो। लगता है कि जैसे अभी मौसम बदला है, वन्य जीव में जो भी प्राणी या जंतु प्यासे थे उनको भी राहत मिली है। किसानों के लिए गन्ने का जो सूखना था, धानों की फसल सूख रही थी, उसमें भी पानी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और किसान बहुत खुश हैं। इसलिए धान की रुपाई भी चालू हो चुकी है और सबसे ज़्यादातर ये है कि जो गर्मी से की राहत हमको बहुत ज़्यादा मिली है बारिश होने के ऊपर। खबरें लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर है। देहरादून के कालसी थाना क्षेत्र के पास टोंस नदी में डूबे युवक का शव एसटीआरएफ ने बरामद किया है। बीती रात करीब बजे एसटीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि लाल ढांग के पास टोंस नदी में एक युवक डूब गया है और मिलते ही सूचना पर एसटीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। लेकिन देखिए अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा और उसके बाद आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को निकाल लिया गया। मरने वाले युवक का नाम यूसुफ बताया जा रहा है जो यूपी के बरेली का रहने वाला था। एसटीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। यूपी के बरेली का रहने वाला युवक बताया जा रहा था। टोंस नदी में युवक के डूबने का ये पूरा मामला है। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया है कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं और इसमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं।
जबकि सेलाकुई और रुड़की में यह निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार की ओर से 4 फिटनेस सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर से सभी भारी माल वाहनों, सवारी वाहनों से लेकर निजी वाहनों की फिटनेस जांच भी इसी ऑटोमेटेड सेंटर से कराई जाएगी। भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं वो। उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। जनपद पौड़ी की सहकारी साधन समिति अगरोड़ा में समिति के सचिव की ओर से ऋण आवेदन स्वीकृत करने के नाम पर घूसखोरी के मामले का जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया। आपको बताते चले कि अरोड़ा क्षेत्र के निवासी माया जॉन ने डेयरी व्यवसाय के लिए साधन सहकारी बैंक अगरोड़ा से 3 लाख ऋण आवेदन स्वीकृति करने के लिए 4,500 रुपए धनराशि घूस मांगने का आरोप लगाया था। अब देखिए, स्थानीय युवा दीपक असवाल ने भी समिति में लंबे समय घूसखोरी किए जाने की शिकायत दी। जिला सहायक निबंधक पौड़ी की ओर से मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मामले में बढ़ती जा रही ढिलाई और मामले में वायरल एक वीडियो का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला सहायक निबंधक को मामले में जल्द जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं मामले में संबंधित सचिव को रुड़की अटैच कर जांच शुरू कर दी गई है। ऊपर देने के लिए नहीं बोला आपने कि ऊपर देना पड़ता था, तो उसके लिए पता कितने दिन बाद जाऊंगा कितना तो वही बोल रहे थे, बोलो खर्चा वर्चा देर में। पौड़ी के गिरगांव बिलकेदार क्षेत्र में नगर निगम श्रीनगर द्वारा कूड़ा फेंके जाने पर ग्रामीणों ने अब आक्रोश जताया है। जन प्रगतिशील मंच के अध्यक्ष संदीप सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों की ओर से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से क्षेत्र का सारा कूड़ा गिरगांव बिलकेदार क्षेत्र में फेंका जा रहा है और उसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। देखिए, आज हम जिलाधिकारी साहब के पास आए हैं और पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं कि इस कूड़े के मामले में सर्वप्रथम हमारी जो शिकायत है कि जो कूड़ा आ रहा है वो श्रीनगर का कूड़ा है, तो श्रीनगर का कूड़ा किसी ग्राम पंचायत में क्यों डाला जा रहा है? नंबर 1 तो हमारी कंप्लेंट है, और दूसरा, जब कूड़ा श्रीनगर का है तो हम लोग उसमें क्यों, हम लोगों को समस्या क्यों झेलनी पड़े? अब देखिए, 1 हफ्ते से लगातार आग जल रही है, कई बार शिकायत कर चुके हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें आरडीएम साहब के पास आना पड़ गया। कूड़े का एक छोटा सा ढेर नहीं, अब भंडार हो गया है। अब उसको डिस्पोज करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगाने का वादा किया, वो वादे पूरे नहीं हुए। जो वहां के ग्रामीण थे उनको बड़े बड़े सपने दिखाए, वो पूरे नहीं हुए। अब क्या है, उसमें उसको डिस्पोज करने के लिए आग लगा दे रहे हैं कि आग लगेगी, डिस्पोज होगा, लोग बोलते रहेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसी कार्रवाई को लेकर आज हम डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें एसडीएम और मुख्य नगर अधिकारी से फोन पे भी दूरभाष पे वार्ता भी की गई और उन्हें निर्देशित भी किया जा रहा है कि इसका जो नियमानुसार त्वरित समाधान किया जाना उसको तत्काल किए जाने के लिए उन्हें निर्देश जारी किए गए। पहली बार मेरे संज्ञान में भी आया है, उससे पहले उनके द्वारा तहसील दिवस पे भी उसे स्थानीय स्तर पर उठाया गया था और उसको जल्दी से जल्दी समाधान का प्रयास किया गया। स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। स्थायी राजधानी गैरसैंण संयुक्त संघर्ष समिति की जनसंपर्क यात्रा अचलमोड़ा पहुंची। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यालय में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने लोगों से गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाने के लिए एकजुटता और कार्यक्रम का समर्थन करने की अपील की। समिति के सदस्यों ने कहा कि गैरसैंण की आवाज को एकजुट करने के लिए 30 जून को अल्मोड़ा के चौखुटिया में महापंचायत होगी, जिसमें आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। तो यह सर गैरसैंण 24 सालों में जो लोग सत्ता में रहे हैं उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी जो उत्तराखंड की जनता मान चुकी थी उनके साथ धोखा किया। उत्तराखंड राज्य के उठाना के साथ धोखा किया, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों में लूट की, यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय, अत्याचार और जुल्म को आगे बढ़ाया। और इसलिए अगर उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को साकार करना है
तो हमको गैरसैंण को स्थायी राजधानी के लिए संघर्ष में उतरना होगा। और हम उत्तराखंड की जनता से कहते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा है और इसलिए तमाम जो शक्तियों को, जो राज्य विरोधी और या राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के विरोधी हैं, यहाँ पर भूमाफियाओं के मददगार हैं, उनको लाने वाले हैं, उन सबके खिलाफ एकजुट होकर अपने राज्य की अस्मिता को बचाइए। नई राजधानी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य फिलहाल जनसंपर्क है। जनता के द्वारा जितना प्रचार प्रसार किया जाएगा, जनता को समझाया जाएगा कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होना क्यों आवश्यक है। इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। ये हमारा सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज में हम लोग कर्णप्रयाग, पौड़ी, मायथान और गैरसैंण में मीटिंग रखी थी, लोगों से संपर्क किया था। सेकंड फेज में अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली, रामनगर, हल्द्वानी और आज यहाँ पर अल्मोड़ा आए हुए हैं। इसके पश्चात 30 जून को चौकटिया में महापंचायत होगी, इसमें सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा हो रहे हैं और 8 अगस्त से होने वाले कार्यक्रम के बारे में ये विचार विमर्श किया जाएगा। लेवड़ा नदी की पूर्ण रूप से सफाई करवाने की मांग को लेकर बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। और देखिए, इस दौरान लोगों ने जल्द कार्य पूरा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। अब आपको बता दें कि बीते वर्ष मानसून के मौसम में अत्यधिक बारिश के चलते लेवड़ा नदी से बाजपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे और इसके चलते अधिकारियों द्वारा हल्द्वानी रोड से ग्राम गुमसानी तक लेवड़ा नदी की सफाई करवाई गई, जबकि हल्द्वानी रोड से ग्राम चनकपुर तक सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे आक्रोशित बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों ने लेवड़ा नदी की पूर्ण रूप से सफाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा। हमने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा अब्दुल महोदय के द्वारा कि जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 13 का एरिया है हमारा, बहुत ही बाढ़ से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और करीब 24-24, 3-3, 4-4 दिन पानी वहां से निकल के नहीं आ होता और पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है। और हर साल की तरह प्रशासन पूरी तरीके से इस बार भी फेल लग रहा है मुझे, क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी तैयारी नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से चनकपुर वाला साइड है, जो पानी हमारा ऊपर से आता है ऊपर से आता है, मगर वहां तक की सफाई अभी नहीं कराई है। खाली एक खाना पूर्ति वाली एक बात हो गई है। जोशीमठ में जर्जर भवन दरकने का डर अभी से ही सताने लगा है, जबकि वैज्ञानिकों की सलाह के बाद भी 1 साल गुजर जाने के बाद जोशीमठ में ड्रेनेज को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। साल 2023 का जनवरी महीना शायद ही कोई भूला होगा, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में जोशीमठ शहर में भूधसाव होने लगा था और सैकड़ों भवनों में दरारें आने से लोगों की छत छिनने लगी थी। केंद्र और राज्य के सहयोग से कई जांच एजेंसियों ने जोशीमठ पर काम किया, लेकिन 1 साल बाद भी जोशीमठ के हालात वही हैं जो जनवरी 2023 में थे। जोशीमठ में ना तो ड्रेनेज पर कार्य हुआ और न ही दरारों को भरने का कार्य हुआ, बल्कि अब डर इस बात का है कि मॉनसून सीजन में जब बारिश होगी तो पानी फिर जमीन में इन दरारों से जाएगा तो फिर जोशीमठ पर खतरा बनकर आएगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी जोशीमठ के नीचे 40 ऐसी दरारों का जिक्र किया था जो भूधसाव से बनी हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा की माने तो जोशीमठ को लेकर कई एजेंसियों ने कार्य किया है। आपदा सचिव ने बताया कि जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आगामी 10 से 15 दिन में डीपीआर बनाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथ ही जोशीमठ में जिन प्रभावितों को विस्थापित किया जाना है, उनको लेकर भी वित्त विभाग द्वारा जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ड्रेनेज का पूरा हमारा एक कंसल्टेंट और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में कंसल्टेंट के द्वारा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसका डीपीआर लगभग तैयार हो गया। तो उसमें हमने कई चीजें हमने देखी है। ड्रेनेज तो एक तो हो गया कि जो हमारे हाउस होल्ड का जो पानी निकलता है उसका, और दूसरा जो बरसाती नाले बहते हैं, तो ये दोनों का हमने उसमें अकाउंट फॉर किया है। किस तरह से हमारे नाले कहीं पर टूटे हैं, पानी आता है नाले में अंदर चला जाता है और वही कल को वो सिंकिंग होती है और डैमेज करता है। ये दोनों को हमने अकाउंट फॉर किया है। हमने ये भी कहा था और उसका किया भी है इन लोगों ने, किस तरह से सब सरफेस को कहीं पर लूज है, जैसे लो ये लूज है जहाँ पर नाला बनाते हैं वो क्रैक कर जाता है। हमने तो नीचे उसको किस तरह से स्टेबल बनाए उसको ध्यान में रखते हुए, और हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो फ्लेक्सिबल हो। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा अपनी सरकार का बचाव कर रही है,
जबकि बद्रीनाथ का उपचुनाव देख इसकी चर्चा फिर होने लगी है। भाजपा तो उपलब्धियां गिना रही है, जबकि विपक्ष सच्चाई बता रहा है। कि जब जोशीमठ में आपदा आई थी तब भी हमारी प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से भरसक प्रयत्न किया था कि किसी प्रकार से जान माल की हानि वहां पर नहीं हुई। तो ये दिखाता है और दर्शाता है कि हम लोग अपनी जनता के प्रति कितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी सजग रहती है। और केंद्र सरकार का भी उस समय भरपूर सहयोग जोशीमठ को मिला था। और अभी भी मानसून सत्र शुरू होते समय ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से जनता को किसी चीज का सामना, परेशानी का सामना न करना पड़े। और जहां तक दरारें भरने की बात है जोशीमठ की, तो वहां पर पूरा कार्य किया जा चुका है लगभग, और जो थोड़ा बहुत कार्य रह चुका है उस पर भी हमारी सरकार लगी है। जोशीमठ आपदा को लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले वहां मकानों में जो है दरारें आई थी। लगातार जनता पहले से ही सरकार को जगाने और चेताने के लिए आंदोलन कर रही थी, लेकिन समय पे तब भी सरकार नहीं जागी। और अब भी 2 साल से सरकार जो है लोगों को पुनर्वास का भरोसा दे रही है, मुआवजे का भरोसा दे रही है, लेकिन न तो उनके पुनर्वास की कोई योजना बता रही है, न जो है उनको मुआवजा ही दे रही है। लोग अंधकार में हैं, भय में हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। अभी देखिए ड्रेनेज की व्यवस्था वहां पर नहीं सुधरी, जो मकानों में दरारें हैं वो ज्यों की त्यों हैं, और लोग मजबूरी में उन दरार वाले भवनों में ही रहने के लिए जो है विवश है, क्योंकि सरकार ने तो उनके आवास और पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की है। बहरहाल चुनाव नजदीक है तो दावे कई किए जा रहे हैं, लेकिन जनता अब सब देख रही है। अब प्रशासन की ओर से आपदा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि भू धसाव का मसला बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। खबरें लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।